नमस्कार। मेरे चौथे एपिसोड में जो मैं बताने जा रहा हूँ कोविड के बारे में, उसमें सबसे ज़रूरी बातें कि कौन सी ज़रूरी दवाएं हैं जो कोविड में चाहिए और कोविड में दी जा रही हैं, जिसको कि आपको नहीं देना है, आपको उसका भंडारण नहीं करना है, आपको उसका संचय नहीं करना है, वो दवाएं हम लोग कोविड सेंटर पर देंगे। नंबर 1 जो दवा है वो है दवा ऑक्सीजन। बहुत बातें हो रही हैं ऑक्सीजन, परेशान हो रहे हैं सब लोग। 5 गुना खपत बढ़ रही है ऑक्सीजन की हर अस्पताल में, और इसके साथ कई जगह पर तो 10 से 20 गुना ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा चुका है प्रधानमंत्री द्वारा, बहुत अच्छे से हर शहर में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी की वजह से हर शहर में पहुंचा रही है ऑक्सीजन। हर शहर में ऑक्सीजन ग्रीन कॉरिडोर से, ट्रेन से और तरीक़ों से ज़िलों के ज़िला स्तर पर सभी ज़िला अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनका भंडारण ना हो और ये ऑक्सीजन सबके पास पहुंचे। आपका क्या फ़र्ज़ है इसमें, ये आपको जानना ज़रूरी है। सड़क पर बैठ के ऑक्सीजन लेना, घर में ऑक्सीजन का भंडारण करके ऑक्सीजन लेते रहना माइल्ड कोविड में, सैचुरेशन आपका 95% बिना ऑक्सीजन के है, उसके बाद भी ऑक्सीजन को बढ़ाकर 99% तक रखना, ये गलत है। क्योंकि ऑक्सीजन भी एक दवा है, और एक दवा का हमेशा दवा के बारे में कहा जाता है वो एक दुधारी तलवार है। वो अगर सही हाथों में दी जाए तो अमृत है, और गलत हाथों से ली जाए तो जहर है। बहुत नुकसान पहुंचाती है, निमोनिया को और बढ़ाती है। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो आपको ये ऑक्सीजन बहुत ही जुडिशियसली सिर्फ अस्पतालों में ही देनी चाहिए और डॉक्टर के संरक्षण में ही देनी चाहिए। ऑक्सीजन देने के बहुत सारे तरीके हम लोगों को मालूम है। सबसे पहले लो फ्लो कैनुला, उसके बाद हाई फ्लो कैनुला, नॉन रीब्रीदिंग मास्क, HFNC, बाईपैप, मैकेनिकल वेंटिलेटर। इतने तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं। इसमें से आपको मालूम ही नहीं है कौन से तरीके से ऑक्सीजन देनी है आपके मरीज़ को, तो आप कैसे दे सकते हैं। मैं कल शाम को ही मैंने देखा कि एक मरीज़ का सैचुरेशन 35%, नाखून नीले पड़े हुए हैं, 35% सैचुरेशन, साइनोसिस डेवलप हो गई, पूरे बड़े बड़े गंभीर गड्ढे पड़ रहे हैं। और उसके घर पर उसे वीडियो काउंसलिंग में दिखाया गया तो उसके घर पर उसे सिर्फ ऑक्सीजन पे रखा हुआ, लो फ्लो ऑक्सीजन। कोई फ़ायदा नहीं, आप उसको रख कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मरीज़ को सीरियस करके उसकी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी बर्बाद कर रहे हैं। आपको ऐसे मरीज़ों को तुरंत अस्पताल में जाकर हाई फ्लो नेज़ल कैनुला या मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखना ज़रूरी है, तभी ये ऑक्सीजन कारगर होगी, अन्यथा ये ऑक्सीजन कारगर नहीं होगी। तो कृपया करके ऑक्सीजन अपने हाथ से मत दें, वो आपके मरीज़ को और सीरियस कर रही है और आपका मरीज़ सीरियस होकर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे प्लाज्मा। पिछले साल वाला जो फर्स्ट कोविड वेव आया था उसमें प्लाज्मा के लिए बहुत सारी रिसर्चेज हुई, नेगेटिव रिसर्चेज हुई, पॉजिटिव रिसर्चेज हुई कि हम लोग कन्वलेसेंट यानी कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसको हम लोग CPT बोलते हैं। कन्वलेसेंट मतलब वो मरीज़ जो कोविड से ठीक हो गया है, उसके शरीर में उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद हैं, वो हम लोग ऐसे मरीज़ों को दे सकते हैं जो मरीज़ के अंदर प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं हैं। ये एक रेडीमेड तरीका है। आपको भी याद होगा कि टेटनस और डिप्थीरिया का इलाज हम लोग ऐसे ही करते थे, घोड़े का सीरम निकाल के जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती थी प्लांट कर देते थे, आधे बच्चे मर जाते थे क्योंकि वो प्लाज्मा नुकसानदायक कॉज हो रहा था, और वो एंटीबॉडीज़ इतनी नुकसानदायक थी कि वो एंटीजन बनकर बच्चे को पूरी तरह से उसकी बॉडी को और इम्यूनिटी को तहस नहस कर रही। यही काम प्लाज्मा भी कर रहा है। बहुत जगह पे प्लाज्मा ठीक से बन नहीं रहा था है, एंटीबॉडीज़
जो प्रॉपर टाइटर्स हम लोगों को चाहिए वो एंटीबॉडी टाइटर्स 200 तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा अगर सही तरीके का प्लाज्मा मौजूद भी हो गया, वो प्लाज्मा कितना इफ़ेक्टिव है ये भी पता नहीं चल रहा। तो अब एम्स के नए प्रोटोकॉल में CPT को सबसे नीचे कर दिया गया है। सब लोग ध्यान रखें, CPT को सबसे नीचे करके इस समय CPT जब आप देख रहे हैं कि पेशेंट माइल्ड से मॉडरेट कोविड में जा रहा है, तो उस समय शायद 5% केसेस में CPT हेल्पफुल हो। तो जो दवा 5% केसेस में हेल्पफुल हो वो दवा नहीं है, वो एक करीब करीब जहर की तरह है। तो आप लोग अपना समय बर्बाद मत करें प्लाज्मा लेने में और प्लाज्मा चढ़वाने में, जो कि बहुत महंगी प्रक्रिया हो चुकी है। और ये खाली लेवल 3 के कोविड सेंटर्स पर एडवोकेट किया जा रहा है। अगर वहाँ पे किया जा रहा है तो वो उस चिकित्सक के विवेक के ऊपर है कि वो कितना क्यों देना चाह रहा है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकांश चिकित्सक कन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी को नगण्य मान चुके हैं। नंबर 3, इंजेक्शन रेमडेसिविर। खूब आपने रेमडेसिविर के बारे में सुना। कई लोग रेमडेसिविर को ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाते, लेकिन रेमडेसिविर लेने पहुंच जाते हैं बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना किसी के रेमडेसिविर का भंडारण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं रेमडेसिविर की। क्या है रेमडेसिविर? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि वायरस को अंदर घुसने के बाद उसका प्रोलिफरेशन रोकती है, वायरस को आगे प्रोलिफरेट करने से रोकती है। तो आप खुद सोचिए कि वायरस जब माइल्ड केस में घुसा और घुसने के बाद रेप्लिकेट करके बॉडी की मिलिट्री ने उसको मारना शुरू कर दिया और मार के इतना बेदम कर दिया कि उसको लात मार के शरीर से बाहर निकाल दिया और वो मरीज़ 15 दिन में ठीक हो गया। क्या ज़रूरत है रेमडेसिविर की? कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे इलाज की। यदि मरीज़ की इम्यूनिटी कम है, मॉडरेट में जाने वाला है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो गई है, हाँ, उस समय पे रेमडेसिविर खाली वायरस को रोकता है थोड़े दिन के लिए कि वो वायरस मल्टीप्लाई ना कर पाए। वायरस को ख़त्म नहीं कर देता शरीर से। ऐसा नहीं होता कि आपको डायरिया हुआ, आपने एंटीबायोटिक खाई और पूरे ई कोलाई जितने पेट में आपके मौजूद थे सब मर गए, ख़त्म हो गए, आप एकदम ठीक हो गए। ऐसा रेमडेसिविर नहीं करेगा। रेमडेसिविर खाली थोड़े दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए आपके वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा, लेकिन फिर जैसे ही ख़त्म होगा फिर से वायरस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिया क्यों जाता है? मॉडरेट केस में अगर पेशेंट जा रहा है तो वो सीवियर केस में ना जा पाए, या वो मॉडरेट केस से ही वापस बाहर आ जाए और जल्दी छुट्टी हो जाए, इसलिए रेमडेसिविर दिया जा सकता है। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। इस बात को ध्यान लें, ये चिकित्सा के लिए नहीं है, खाली टाइम बाई करने के लिए है। थोड़े दिन के लिए आप रेमडेसिविर देकर मरीज़ की इम्यूनिटी को टाइम देते हैं कि वो ऊपर आके वायरस को मार मूर के ख़त्म करके निकाल दे। तो रेमडेसिविर बहुत एसेंशियल ड्रग नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में, ओल्ड एज पेशेंट्स में रेमडेसिविर देकर आप टाइम बाई कर लेते हैं, समय को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं अपने पास, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़कर इम्प्रूव कर दे। नंबर 3, बहुत नाम सुना है आपने, टोसिलीजुमाब। टॉसिली बहुत महंगा इंजेक्शन है, कहीं कहीं पर 22,000 50,000 तक भी बिक रहा है। मैं कहता हूँ टॉसी मतलब डीसी। टॉसी और डीसी एक पर्यायवाची है। हास्यास्पद बात है, लेकिन टॉसी और डीसी पर्यायवाची है। डीसी मतलब डेथ सर्टिफिकेट, टॉसी मतलब टॉसिलीजुमाब। अगर टॉसी देने की नौबत आ गई, यानी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, IL-6 डी डाइमर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपको टॉसिलीजुमाब देना पड़ रहा है, यानी कि फेफड़े आपके 90% ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक मैंने कोई भी केस टॉसिलीजुमाब से बचता हुआ नहीं देखा। हो सकता है लिटरेचर में हो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं करीब 1.5 साल से करीब 500 से 1000 मरीजों को कोविड में इलाज देख चुका हूँ, गवर्न कर चुका हूँ, मॉनिटर कर चुका हूँ,
और टोसिलिजुमैब अगर देने के बाद मरीज़ का बचना ऐसा ज़रूरी नहीं है। और टोसिलिजुमैब सीवियर केसेस में, मॉडरेट से पेशेंट जब सीवियर में जा रहा है तो आप टोसिलिजुमैब का एक ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया टॉसी मतलब डीसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है सबसे बढ़िया दवा जो कि आपको समय पर आप देने से मरीज़ों को बचा रहे हैं, और वो है स्टीरॉइड्स। डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये दो तरह के स्टीरॉइड्स अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते ही, यानी पेशेंट के माइल्ड से मॉडरेट में होते ही अगर हम ऐसे पेशेंट्स को स्टीरॉइड देना शुरू कर दें तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को बचा सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप स्टीरॉइड्स देंगे लेकिन माइल्ड स्टेज में नहीं। जैसे ही माइल्ड से मॉडरेट में जा रहा है, HRCT स्कैन में पहले स्कोर था, CT स्कोर था 8/25, अब वो स्कोर बढ़ के हो गया है 15/25। ऐसे पेशेंट्स को रियली स्टेरॉइड की ज़रूरत है। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर माइल्ड से मॉडरेट में जा रहा है, तुरंत आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स 2 गुना बढ़ गए हैं, CRP आपका लगातार सीरियल CRP बढ़ता जा रहा है। पहले CRP था 5, फिर हुआ 8, फिर 12, 15, 25। स्टेरॉइड इज़ डेफिनेटली इंडिकेटेड। डी डाइमर बढ़ रहा है, आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। स्टेरॉइड माइल्ड से मॉडरेट केसेस में हम लोग ओरल दे सकते हैं। टैबलेट मेड्रॉल के नाम से आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन किसी भी नाम से 8 मिलीग्राम सुबह शाम देने से मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, अगर आप उसको कम से कम अगले 1 हफ्ते तक देते रहें। या फिर आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस दे सकते हैं अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया है तो स्टेरॉइड का मतलब ये नहीं कि आप घर पे रख के स्टेरॉइड देंगे। फिर समझ लीजिए, स्टेरॉइड भी आपको डॉक्टर की सलाह से शुरू करके जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल में ही ले जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो पेशेंट को आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब वो मॉडरेट से सीवियर में जा रहा है। इसलिए स्टेरॉइड बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है, एक नए स्टेटस पे यूज़ करना है। कायदे से मुझे ये दवाइयाँ आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भाई जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। हो सकता है वो आप उन तक ना पहुंच पा रहे हो, तो मैं इस वीडियो के मार्फत आपको उन तक पहुंचाकर ये बात बता सकता हूं। तो ये ज़रूरी दवाएं हैं जिनको बहुत जुडिशियसली आपको यूज़ करना है। CPT आउट, रेमडेसिविर खाली 1/3 पेशेंट्स में यूज़फुल, टोसिलिजुमैब खाली 1/10 पेशेंट्स में यूज़फुल, और स्टेरॉइड 75 से 80% पेशेंट्स में यूज़फुल, ऑक्सीजन 90% पेशेंट्स में यूज़फुल। तो मैंने आपको अपने वीडियोस के द्वारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पहचानना बताया। माइल्ड में क्या करेंगे बताया, मॉडरेट में क्या करेंगे बताया, सीवियर में अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ क्या होगा, इसके लिए डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। कौन कौन सी जांचें करेंगे जिससे कि आप सही समय पर सही जांच करके अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपने बारे में खुद जान सकते हैं। ज़रूरी दवाएं एसेंशियल कौन सी हैं इसके बारे में मैंने बताया। ये 4 वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, हर अपने रिलेटिव को, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास व्हाट्सएप है, हर एक के पास सोशल मीडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम डॉक्टर्स और उत्तर प्रदेश चिकित्सा के जितने भी अधिकारी हैं, जितने लोग हैं जो आपकी सेवा में कोविड में लगे हैं, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ हों और हम लोग मृत्यु दर को कम करने में सहायक हो सकें। जय हिंद।